मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज हम जो विषय इस वीडियो में ले रहे हैं वह विषय है कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किस प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी हम उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे। विषय पर हम आगे बढ़ें उससे पहले हमको संरक्षित क्षेत्र कैसे होते हैं उसकी जानकारी अपने को एक बार मस्तिष्क में स्मृति में डाल लेना चाहिए। जब कभी किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार के से कार्य करें कि कण के प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर गतिज ऊर्जा का मान समान रहे, गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब संरक्षित क्षेत्र होगा। हम इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को जानते हैं और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार W बराबर डेल्टा के होता है। डेल्टा के यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होगा। और जैसा हमने अभी डिफाइन किया कि जब वो प्रारंभिक स्थिति में आएगा तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वह किया गया कार्य शून्य होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र को एक तीसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब किया गया कार्य है वह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करे, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करे। प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के पथों की संख्या अलग अलग हो सकती है, पथों की संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पथ से प्रारंभ से अंतिम में जाने पर किए गए कार्य का जो मान है वह हमें बराबर मिलना चाहिए, अर्थात पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो तीन गुणधर्म की बात मैंने कही है कि यदि कण जब प्रारंभिक अवस्था में आए उसका गतिज ऊर्जा का मान समान रहे, यदि किया गया कार्य है उसका मान शून्य रहे, साथ ही साथ किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं हो। जो क्षेत्र इस प्रकार के तीन गुणधर्म की पालना करता है हम उसको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आज के इस प्रॉब्लम में हम जो विषय ले रहे हैं वह है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, ऐसा हम सिद्ध करना चाहते हैं। जैसा देखिए मैंने चित्र बनाया है कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में कोई पथ की कल्पना की है और इस पर कोई विस्थापन ले लिया है। इस विस्थापन की दिशा में अल्पांश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र E है। तब विद्युत क्षेत्र और अल्पांश का जो अदिश गुणनफल होगा वह इसका रेखा समाकल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पाथ दिखाया, इसमें जो अल्पांश है dl उसका विस्थापन है वो दिखा दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैंने दिखा दी है। अतः विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। AB के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान क्या हो गया, A to B E डॉट dr, dl कह लीजिए E डॉट dl। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र पर यदि कोई आवेश स्थित है तो उस पर जो बल कार्य करता है उस बल का मान है -QE। इसलिए यदि आवेश को अल्पांश dl से विस्थापित किया जाए तब जो कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य कितना हो गया, dW इज वेक्टर F डॉट dl। यदि हम संपूर्ण पथ में लें, बिंदु A से B तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालें तो जो मान निकल के आया है उस पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल A टू B F डॉट dl। हम इसमें F का मान रख सकते हैं, F का मान QE है, इसलिए बिंदु A से B तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है उसका मान क्या हो जाएगा, F के स्थान पर -QE रख दीजिएगा। जब -QE रखेंगे तो यह इंटीग्रल हो गया, किया गया कार्य का मान हो गया -Q इंटीग्रल A टू B E डॉट dl। अब इस बात को देखिए और इस समीकरण की विवेचना को समझिए। इसका क्या अर्थ हुआ, यदि हम आवेश Q को A से B तक ले जा रहे हैं तो जो किया गया कार्य है वह किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल A टू B E डॉट dl के Q के गुना होता है, क्योंकि
जो विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल का मान है वह है a टू बी ई डॉट डी एल एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई q। इसलिए जब हम q आवेश को a से b तक ले जा रहे हैं तो उस पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य आवेश का मान और विद्युत क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल का मल्टीपल होगा, उसके बराबर होगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, यदि हम विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश यानी q को हमने 1 रख दिया, यदि हम विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया जो कार्य है वह विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के तुल्य होगा। q बराबर 1 हो गया, तब किया गया जो कार्य है वह इंटीग्रल माइनस क्यू इज इक्वल्स टू q इंटीग्रल a टू b ई डॉट डी एल हो गया। हमने छोटी क्लासेस में विभव विभवांतर की परिभाषाएं सीखी हुई हैं और हम ये जानते हैं कि यदि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाए, यदि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाए, विस्थापित किसके, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो जब हम उसे विस्थापित करेंगे तो विस्थापित करने में कुछ कार्य किया जाएगा, तो उस क्षेत्र के विरुद्ध में जो किया गया कार्य है वह किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ये हमने परिभाषा अपनी 11वीं और 12वीं क्लास में सीखी हुई है। पुनः एक बार दोहरा लेते हैं। एकांक धन आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। अतः इस समीकरण को देखिए, यदि इसमें आवेश का मान एकांक रख दिया जाए तो विभवांतर का मान क्या होगा, BB माइनस BA इज इक्वल्स टू वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b dB, जो कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल a टू b ई डॉट डी एल। यह समीकरण यहीं से निकल के आया है। अतः क्या स्पष्ट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को विस्थापित करने में जो कार्य किया गया है वह किया गया कार्य ही विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल यानी लाइन इंटीग्रल के बराबर है। एकांक धनावेश को विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध में जो कार्य किया गया है एकांक धनावेश के लिए, तो वह कितने के बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के तुल्य है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है अब अपने को, यह जो रेखा समाकल प्राप्त हुआ है यह जो पाथ है उस पर निर्भर नहीं कर रहा। साथ ही साथ यदि हम क्लोज कर्व के लिए कार्य का मान निकाल रहे हैं तो जो क्लोज कर्व के लिए मान निकाल रहे हैं तो वह ज्ञात किया गया मान भी शून्य प्राप्त होता है। निश्चित रूप से ये जो गुणधर्म हैं संरक्षित क्षेत्र के हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र है वह संरक्षित क्षेत्र है। हमने पिछली क्लास में पिछले व्याख्यान में ये बताया है कि विद्युत क्षेत्र को हम ग्रेडियंट ऑफ फाई या ग्रेडियंट ऑफ बी के रूप में लिखते हैं। बी यानी विभव जो एक स्केलर है। उसका कारण क्या है, वह कारण भी यहाँ से स्पष्ट अब हो जाता है। जैसा अभी हमने निकाला है कि जो किसी अल्पांश के मध्य विभवांतर का मान होगा वह विभवांतर का मान माइनस ई डॉट डी एल से दिया जाएगा। जैसा अभी ऊपर निकाला है वह विभवांतर का मान माइनस ई डॉट डी एल से दिया जाएगा। हमने वेक्टर ई को इसके घटकों में लिख लिया है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, और उसी प्रकार से हमने विस्थापन को लिख दिया है जिसे हमने डी एल कहा है। एक्स वाई जेड घटकों में लिखा है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सभी बन हो गए हैं। इसलिए राइट हैंड साइड में देखिए जो टर्म रह गई है विद इन ब्रैकेट माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई वाई ई जेड डी जेड। अब हम इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है डी बी, इसमें डी जेड लिखने से रह गया। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो डी बी है हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं। जब हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिखेंगे तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट में, तो वो किस प्रकार से आएगा, डी डी एक्स ऑफ वी डी एक्स, डी डी वाई ऑफ बी डी वाई, डी डी जेड ऑफ बी ऑफ डी जेड। इस प्रकार से हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिख लिया है। जब हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिख लिए हैं तो
इस मान को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में dv के स्थान पर पार्शियल डिफरेंशिएशन रख दिया। राइट साइड में ये मान रखा हुआ है, दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। तो जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो ex बराबर हो गया माइनस ddx ऑफ v, ey इज इक्वल टू माइनस ddy ऑफ v, ez इज इक्वल टू माइनस ddz ऑफ v। चूँकि ई को हम लिख रहे हैं EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, EX EY EZ के मानों को रख दीजिएगा तो क्या टर्म आएगी, माइनस ऑफ विद इन ब्रैकेट dv बाई dxi dv बाई dy प्लस dv बाई dz के। इसको हम माइनस ग्रेडियंट b लिख सकते हैं। इसमें है माइनस डेल b, डेल ये जो टर्म है x बाई जेड डेल कहलाएगा और इसका मान कितना होगा ddx i प्लस जे dd बाई प्लस के dd जेड, और इसे हम लैंग्वेज फॉर्म में e इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। इस कंजर्वेटिव फील्ड पर कुछ एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स भी आए हैं। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने शेयर किया है, सिद्ध करें कि एक वेक्टर है और ये वेक्टर का मान दे रखा है। हमको पूछा गया है कि जो वेक्टर दिया गया है वह कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षित क्षेत्र है, सिद्ध करें। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बतलाया था कि जब हम संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हों अथवा कोई भी सदिश क्षेत्र लेमेलर की बात हो, अकर्ली हो, अघूर्णी हो, तो हमें उसके लिए कर्ल को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो किया गया कर्ल है उस केस में जो कर्ल का मान है शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो जब ये संरक्षित क्षेत्र है तो हम इसका कर्ल ज्ञात करेंगे और जब कर्ल का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा तो हम ये बात कह सकेंगे कि जो दिया गया क्षेत्र है वह क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। धन्यवाद।